आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला स्कॉलर्स में, जहां आपको 10th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से समझाया जाता है। अगर आप मेरा वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम अभी चैप्टर 3 पे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। फर्स्टली ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां आपको पहले दो लीनियर इक्वेशंस दिए होंगे, फिर फाइंड आउट करना होगा कि उनमें यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशंस हैं। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से फाइंड करना है। लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हमने फाइंड आउट किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। बट इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये होगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा जहां पे आपको ए और बी की वैल्यूज, लाइक कोई भी वेरिएबल दिए होंगे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। इफ दे हैव इनफिनिट मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। एंड देन अलजेब्राइक मेथड। एंड देन क्वेश्चंस होंगे जहां पे स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको पहले इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं यूजिंग अलजेब्राइक मेथड। तो हम एक के बाद एक करेंगे। पहले तो हम लिख लेते हैं कौन सा एक्सरसाइज करने वाले हैं हम। तो ये है एक्सरसाइज 3.5। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is unique solution, find it using cross multiplication method. तो इसमें हमें पहले फाइंड आउट करना है कि कैसे टाइप का सोल्यूशन है, यूनिक, नो सोल्यूशन और इन्फिनिटली मेनी। उसके बाद अगर यूनिक है तभी हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके सोल्यूशन निकालना है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equals to 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है। फॉर दैट हमें क्या करना है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है। तो वो जल्दी से पहले निकाल लेते हैं। a1/a2 equals to 1/3, b1/b2 equals to -3/-9 which is 1/3। जब a1/a2 equals to b1/b2 है तो हमें c1/c2 भी निकालना है। तो c1/c2 equals to -3/-2 which is 3/2। तो इससे हमें पता चलता है कि a1/a2 equals to b1/b2 not equals to c1/c2। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जब लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हो। जब ऐसे लाइंस पैरेलल टू ईच अदर हो तो उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालता। तो ये वाला कंडीशन जब होता है तो पैरेलल होते हैं लाइंस। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कंडीशन कैसे आया तो आप प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो दिस ये है मतलब देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल। तो जब लाइंस पैरेलल है उसका मतलब है नो सोल्यूशन। देयरफॉर इसमें नो सोल्यूशन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। 2x plus y equals to 5, 3x plus 2y equals to 8। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2y equals to 8। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है, फिर देखना है कि कैसे टाइप के सोल्यूशंस हैं। तो पहले जल्दी से a1/a2, b1/b2 निकाल लेते हैं। 2/3 है a1/a2, b1/b2 है 1/2। तो यहां से हमें दिख रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 विच मीन्स दे हैव यूनिक सोल्यूशन। तो जब हमें यूनिक सोल्यूशन मिला है विच मीन्स द लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो दे हैव वन सोल्यूशन यूनिक। यहाँ पे लिखेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, देयरफॉर
यूनिक सोल्यूशन। तो जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके निकालेंगे। अगर आपको ये कंडीशन समझ नहीं आ रही है कि मैंने ऐसे कैसे लिख दिया पैरेलल लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो उसके लिए आप प्लीज़ एक्सरसाइज 3.2 का जो वीडियो बनाया है मैंने वो देखिए। मैं इसमें आई बटन में भी डाल दूंगी ऊपर, और मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपना वो लिंक डाल दूंगी। एक्सरसाइज 3.2 को आप अगर आप रेफर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इन कंडीशंस को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो हालांकि यहाँ पे क्या आता है कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन है। अब यूनिक सोल्यूशन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करना है। अब मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ करना है और कैसे प्रोसीड करना है, उसके लिए भी मैंने एक प्री रिक्विजिट वीडियो बनाया है, वो भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैं आप भी समझा देती हूँ एक बार। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारे इक्वेशंस है उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्टली मैं बता देती हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म्स जिसमें हमें इक्वेशंस लिखने हैं। तो इन इक्वेशंस को हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, फिर 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गए हमारे तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस। अब इसके बेसिस पे हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने समझाया है, जैसे कि मैंने बताया प्री रिक्विजिट में, अभी समझा रही हूँ। उसमें मैंने हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझाया है। आप प्लीज़ मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाला है वो एक बार देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन मेथड का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है, x बाई b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y बाई c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इसको अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो मैं आपको एक इजी तरीका भी सिखा देती हूँ, जो मैंने प्री रिक्विजिट वीडियो में भी सिखाया है। वो एक ट्रिक है जो आपको अच्छे से अगर आपको ये ऐसे याद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है या याद नहीं रह पा रहा है तो आप वो वाला मेथड यूज़ कीजिए। क्या लिखना है हमें, x y 1 ऐसे गैप रख के लिखना है। अब क्या करना है हमें, ये जो हमारे स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप है, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप लिख लीजिए, ऐसे इस फॉर्म में लिखना है इक्वेशन। फिर ऐसे x y और 1 को गैप देकर थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के लिखना है। फिर क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है, फर्स्ट टर्म्स को छोड़ देना है दोनों में, सेकेंड टर्म से स्टार्ट करना है। क्या है यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2। नेक्स्ट टर्म क्या है, -5 -8, तो लिख लेंगे -5 -8। नेक्स्ट टर्म क्या है हम ये 0 0 नहीं लेंगे, इक्वल्स के बाद हम नहीं जाएंगे, इक्वल्स के पहले ही रहना है हमें। तो पहले हो गया 1 2, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2, फिर इसको कवर करके -5 -8 ये जो लिख लिया हमने। फिर इस साइड नहीं जाना है, फिर इस साइड आना है 2 3, यहाँ पे लिख लिया 2 3, फिर 1 और 2 आएगा 1 2। तो ये ऐसे लिख लिया हमने। फिर हमें एरोज बनाने हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको ये वाला आप याद रखें तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर किसी लोगों को मुश्किल होती है कि बड़े इक्वेशंस याद नहीं होते, फॉर्मूलाज याद नहीं होते, तो ये ट्रिक है। ऐसे एरोज बना लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखना है x बाई -8 इंटू 1, या फिर 1 इंटू -8, बीच में माइनस आएगा 2 इंटू -5 इक्वल्स टू y बाई -5 इंटू 3, बीच में -8 इंटू 2। बस आपको एरोज फॉलो करने हैं और वैसे ही मल्टीप्लाई कर देना है बीच में माइनस साइन डाल के, इक्वल्स टू 1 बाई 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ये और ये कैसे इक्वल है। x y और 1 तो है ही। आप देखिए b1c2 मतलब b1 क्या है हमारे पास। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 लिख देती हूँ ताकि आसानी हो। a1 a2 b1 b2 c1 c2। यहाँ पे a1 है 2, a2 है 3, b1 1 b2 2, यहाँ पे c1 है -5, c2 है -8। तो आप क्या देखेंगे, हम b1 c2 1 इंटू -8, यहाँ पे वही आया 1 इंटू -8, माइनस b2 c1 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 इक्वल्स टू y, यहाँ पे आ गया c1 a2
-5 इंटू 3, माइनस माइनस आ गया C2A1, -8 इंटू 2, -8 इंटू 2 इक्वल्स आ गया 1 आ गया A1 B2, 2 इंटू 2 आ गया, फिर क्या है माइनस माइनस आ गया A2 B1, A2 इंटू B1, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर आप ये वाला इक्वेशन या फिर ये वाला फॉर्मूला आप याद ना भी रखें तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे? ये जो मैंने आपको ट्रिक समझाई ऐसे। ट्रिक में क्या है, पहले x y और 1 लिख लेना है थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के, फिर जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा था, स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में जो लिखा हमने उसमें से फर्स्ट टर्म को कवर कर देना है, फर्स्ट दोनों के इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है और इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में ही रहना है हमेशा। तो पहला क्या है 1 और 2, 1 और 2 नीचे नीचे लिख दिया, फिर 1 और 2 कवर कर दिया, -5 -8 है, -5 -8 रख दिया, फिर -5 -8 0 0 आता है लेकिन वो इक्वल्स के बाद है तो वो नहीं जाएंगे, -5 -8 के बाद आता है यहाँ पे साइकिल 2 3 है, 2 3 लिख दिया, फिर 2 3 कवर करके 1 2 है, 1 2 लिख दिया। आप इतना याद रखिएगा कि फर्स्ट दो टर्म और लास्ट दो टर्म इक्वेट हो रहे हैं। तो इसी से हमें पता चलता है कि ये वाला अगर आप याद ना भी रखें फॉर्मूला तो आप फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इजी है, बस प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे आता है x डिवाइडेड बाई -8 माइनस ऑफ -10 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई -15 प्लस 16 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 -3। अब क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बाई 2 y बाई 1 1 बाई 1। अब क्या है, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इस x के टर्म को इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर हम इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। तो देखते हैं, x बाई 2 इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2, ये हो गया x की वैल्यू बहुत ही आसानी से। अब y के टर्म को इक्वेट करेंगे, y बाई 1 इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगी। आपको अगर ये याद नहीं रहता है तो आप प्लीज़ ये यूज़ कीजिए, ये आप बना सकते हैं एग्जाम हॉल में। कोई भी किसी भी टाइप का ये रॉन्ग नहीं है, ये बहुत ही करेक्ट है। आप अगर टेक्स्ट बुक में भी देखें तो यही मेथड से दिखाया गया है, बट ये थोड़ा सा आसान है इसलिए मैंने आपको बताया। अगर आपकी मर्जी है तो आप ये भी याद रख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं है। तो इससे ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर, फर्स्ट क्वेश्चन के। 3x minus 5y equals to 20, 6x minus 10y equals to 40। लिख लेते हैं। 3x minus 5y equals to 20, 6x minus 10y equals to 40। ये है दो इक्वेशंस। अब पहले हमें देखना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं या फिर किस टाइप के सॉल्यूशंस हैं। तो पहले जल्दी से हम a1 बाई a2 निकाल लेते हैं, फिर b1 बाई b2 निकालते हैं। 3 बाई 6 1 बाई 2 आता है, फिर b1 बाई b2 निकालना है, -5 बाई -10 1 बाई 2 आता है। अब जब a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 आ रहा है तो हमें c1 बाई c2 भी निकालना है। 20 बाई 40 1 बाई 2 आता है। तो इसका मतलब हमारा क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो ये होता है देयरफॉर कोइंसिडेंट लाइंस। infinitely many solutions। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगा तो कितने पॉइंट, कितने का सॉल्यूशंस होंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ जो आपको a1 बाई a2 b1 बाई b2 और मैं कैसे निकाल रही हूँ, तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो देखिए जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है लिंक, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो जब हमारे पास इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन आता है तो हमें अभी निकालने बोला नहीं है इस एक्सरसाइज में, इसलिए हम निकाल नहीं रहे हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 पे। पहले पढ़ लेते हैं। x minus 3y minus 7 equals to 0, 3x minus 3y minus 15 equals to 0। लिख लेते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो पहले हम निकाल लेते हैं a1 बाई a2 b1 बाई b2,
उससे हमें पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्टिंग है, ओवरलैपिंग है या फिर पैरेलल लाइंस हैं। तो A1/A2 1/3, B1/B2 -3/-3 विच इज 1। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, therefore intersecting lines का मतलब है यूनिक सोल्यूशन। तो अब जब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ पहले। x डिवाइडेड बाई B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई C1A2 माइनस C2A1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस B1A2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और निकालना है x और y की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई, पहले हम यहाँ पे A1 B1 C1 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, A2 B2 C2 की। तो 1 -3 -7 है, A2 B2 C2, 3 -3 -15 है। तो अब हम जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर, ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में और निकाल लेंगे। तो B1C2 मतलब -3 इंटू -15, और फिर है B2C1 -3 इंटू -7 इक्वल्स टू y बाई C1A2 -7 इंटू 3 माइनस C2A1 -15 इंटू 1 बाई A1 B2 क्या है, -3 इंटू 1 माइनस B1A2 क्या है, 3 इंटू -3। तो ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिए हैं। अब हम सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो x बाई 45 माइनस 21 आता है इक्वल्स टू y बाई -21 माइनस -15 इक्वल्स टू 1 बाई -3 माइनस -9, और x बाई 24 y बाई -6 1/6। अब इसको इससे इक्वेट करेंगे और इसको इससे, x बाई 24 इक्वल्स टू 1/6, 6x 24, x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू आ गई 4। अब इसको इससे इक्वेट करेंगे, y बाई -6 इक्वल्स टू 1/6, 6y इक्वल्स टू -6 -1। तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। पहले हमें फाइंड आउट करना है कि पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो वो यूनिक सोल्यूशन दिखाता है। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। For which values of a and b does the following pair of linear equations have an infinite number of solution? तो पहले हम linear equations लिख लेते हैं पढ़ के। 2x plus 3y equals to 7, a minus bx plus a plus by equals to 3a plus b plus b minus 2। तो पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करना है। 2x plus 3y equals to 7, a minus bx plus a plus by इक्वल्स टू 3a प्लस b माइनस 2। तो ये है दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा है कि a और b के किन वैल्यूज के लिए इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में इन्फिनिट सोल्यूशन होंगे। तो हमें पता है इन्फिनिट सोल्यूशन के लिए लाइंस क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए, एक के ऊपर एक होनी चाहिए लाइंस, ताकि हमें इन्फिनिट सोल्यूशन मिले। तो फॉर दैट
कौन सा क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कंडीशन बैठता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो हम पहले वो कंडीशन लिख लेते हैं। पहले हमने कैसे प्रोसीड किया, पहले हमने लिख लिए जो भी इक्वेशंस गिवन है, फिर हमने देखा कि उनको कौन सा कंडीशन चाहिए, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हमें पता है कब आता है, जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है, एक के ऊपर एक होती है, तभी इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशंस आता है। तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे पास क्या है कंडीशन, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो वो हम लिख लेंगे। a1/a2 क्या है, 2/a माइनस b, b1/b2 क्या है, 3/a प्लस b, c1/c2 क्या है, ये हमें ऐसे लिखना है जैसे मैंने बताया था, ऐसे लिखना है। तो कांस्टेंट टर्म पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड आने के लिए -3a प्लस b माइनस 2, यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे माइनस, तो c1/c2 आएगा 7/3a प्लस b माइनस 2। तो अब हमें a1/a2 मिल गया, b1/b2 और c1/c2 मिल गया है। अब हम इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। पहले हम a1/a2 इक्वल्स टू c1/c2 करेंगे। जब तीनों इक्वल है, किसी से भी कोई भी इक्वेट कर सकते हैं, तो पहले हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तो a1/a2 क्या था, 2/a प्लस a माइनस b, सो 2/a माइनस b इक्वल्स टू c1/c2 क्या था, 7/3a प्लस b माइनस 2। तो इससे हमें ऐसा कुछ मिलता है, जो कि हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि हमें एक सिंपल सा इक्वेशन मिले। तो हम मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बस सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है हमें। 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल्स टू 7a माइनस 7b, और 6a माइनस 7a 2b प्लस 7b इक्वल्स टू 4, 6a माइनस 7a माइनस a प्लस 9b इक्वल्स टू 4। और क्या लिख सकते हैं हम, पूरा अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, b1/b2 और c1/c2 को इक्वल करेंगे, वो भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, a1/a2 और b1/b2 को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, सेकंड स्टेप ये होगा, a1/a2 और b1/b2 को इक्वेट, किसी के भी साथ कोई भी कुछ भी इक्वेट कर सकते हैं। तो a1/a2 क्या था हमारा, 2/a माइनस b, b1/b2 क्या था, 3/a प्लस b। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भी। सो 2 इंटू a प्लस b इक्वल्स टू 3 इंटू a माइनस b, 2a प्लस 2b, 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस 3b इक्वल्स 0, माइनस a प्लस 5b इक्वल्स 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है, तो अब हम एक के नीचे एक लिख लेते हैं। a माइनस 9b इक्वल्स टू माइनस 4, a माइनस 5b इक्वल्स टू 0। तो ये है सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन। अभी हमें दिख रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर हम 1 माइनस 2 करें तो हमें a की जो a वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो करके देखते हैं, माइनस करना है मतलब साइन चेंज, प्लस a माइनस a कैंसिल आउट हो गया, माइनस 9b प्लस 5b होता है माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4, तो b इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो जब b की वैल्यू 1 आ गई तो अब हम इन इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में b की वैल्यू डाल लेंगे ताकि हमें a की वैल्यू मिल जाए। तो हम इसमें डालेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग b इक्वल्स टू 1 इन 2, मतलब b की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे क्या मिलता है। a माइनस 5b इक्वल्स टू 0, इससे क्या मिलेगा हमें, a माइनस
5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 5। तो हमें यहाँ पे b की वैल्यू 1 आई और a की वैल्यू 5 आई। तो हमें इससे पता चलता है कि अगर यहाँ पे हम a की वैल्यू 5 डालेंगे और b की वैल्यू 1 डालेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे या फिर प्लॉट करेंगे तो हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी जिसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो ये आ गई हमारी a की वैल्यू और b की वैल्यू। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 पे। पहले पार्ट 2 पढ़ लेते हैं क्या है। For which value of k will the following pair of equations have no solution? तो पहले no solution के लिए तो पहले सबसे पहले स्टेप क्या है, हमें ये दोनों इक्वेशंस लिख लेने हैं। तो लिख लेते हैं हम 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 2k प्लस 1 लिख लिया है। अब बोला है उनने कि नो सोल्यूशन। अभी हमें पता है कि नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल चलती हैं। पैरेलल चलने के लिए हमारा जो कंडीशन है वो है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो वो हम पहले लिख लेते हैं 3 बाई 2k माइनस 1, ये हो गया a1 बाई a2। b1 बाई b2 लिख लेते हैं 1 बाई k माइनस 1। अभी हमें c1 बाई c2 निकालना है, ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2k प्लस 1 जो हो जाएगा 1 बाई 2k प्लस 1। तो ये हो गया हमारा a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2 की वैल्यू। अब हम कंडीशन लिखेंगे a1 बाई b2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन है पैरेलल लाइंस के लिए। तो अभी हम a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 निकालेंगे। तो a1 बाई a2 क्या निकला है 3 बाई 2k माइनस 1 इक्वल्स टू b1 बाई b2 1 बाई k माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। 3 इंटू k माइनस 1 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 3 इक्वल्स टू 2k माइनस 1, 3k माइनस 2k इक्वल्स टू -1 प्लस 3, k इक्वल्स टू 2। तो k की वैल्यू आ गई हमारी 2। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर हम इस इक्वेशन में अगर k की जगह हम 2 लगाए तो हमें जो दो इक्वेशंस मिलेंगी उन दोनों इक्वेशंस को प्लॉट करने पे या सॉल्व करने पे हमें दो पैरेलल लाइंस मिलेंगी जिसके हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि पैरेलल लाइंस पैरेलल चलती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती कहीं पे, इसलिए हमें सोल्यूशन नहीं मिल सकते। तो इससे हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन का दोनों पार्ट सॉल्व। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी यूज करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने पहले भी एक वीडियो में पढ़ाया है जो कि था एक्सरसाइज 3.3, वो पूरा सब्स्टिट्यूशन ही बेस्ड था। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज उसको देखिए, बहुत ही अच्छे से समझाया है, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कर दूंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि वो हमारा गोल है इस एक्सरसाइज के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो पहले हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी क्योंकि मैंने बताया है कि मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 का वीडियो बनाया है जो कि पूरा एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। वहाँ पे मिनिमम मैंने 10 क्वेश्चंस तो किए ही होंगे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, तो आप वो अगर देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। तो यहाँ पे जल्दी से करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके लिए ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे आएगा x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया हमारा 1। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग 1 इन 1, मतलब इसको हम इस इक्वेशन में डालेंगे। तो क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2y बाई 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। इसको हम जल्दी से सॉल्व करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद क्या आएगा 32 माइनस 16y, फिर यहाँ पे क्या आएगा 15y इक्वल्स टू 27, माइनस y इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू 5। तो इससे हमें
y की वैल्यू मिल गई। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई तो हम y की वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इक्वल्स टू 5 इन 2, मतलब y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डाल रहे हैं। तो वो होगा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2। तो इससे हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप प्लीज़ वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, उसको देखने से आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं और प्रोसीड कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड की ओर। मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमें इक्वेशंस हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, हर एक चीज़ को मतलब इंक्लूडिंग कांस्टेंट टर्म हम उसको इक्वेशन इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। तो हम लिख लेंगे 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो मैंने बताया था जो ट्रिक आपको, वो मैं आपको फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखना है, x y 1 लिखना है, पहले हमें कवर कर देना है, फिर 5 और 2 है, सो 5 2, फिर -9 -4 है, फिर हम इस साइड नहीं जाएंगे तो साइकिल आता है यहाँ पे 8 3, फिर आता है 5 2, फिर हमें एरोज डालने हैं, फिर क्या लिखेंगे हम, x डिवाइडेड बाय 5 इंटू -4 -9 इंटू 2 इक्वल्स टू y बाय -9 इंटू 3 -8 इंटू -4। बस एरोस फॉलो करके मल्टीप्लाई करके माइनस साइन डाल देना है बीच में। 1/8 इंटू 2 -5 इंटू 3। अभी हमें बस सिंप्लीफाई करना है। क्या हो जाएगा, x बाई 20 माइनस ऑफ -18 इक्वल्स टू y बाई -27 माइनस ऑफ -32 इक्वल्स टू 1/16 -15। और यहाँ पे क्या आएगा, x बाई -2 y बाई 5 1/1। तो जब हमें पास यह आ जाता है तो हम इस x टर्म को पहले इसके साथ इक्वेट करेंगे, फिर y टर्म को इक्वेट करेंगे। क्या करेंगे, पहले यहाँ पे क्या था हमारे पास, x की वैल्यू को पहले हम इक्वेट करेंगे। तो x बाई -2 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बाई -2 इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -2, x की वैल्यू आ गई -2। अब हम y टर्म को इक्वेट करेंगे जो कि y बाई 5 इक्वल्स टू 1 था। तो यहाँ पे लिखेंगे y बाई 5 इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 5। तो बड़ी ही आसानी से हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method। तो कोई भी algebraic method यूज करना है। इससे हमें क्या पता चलता है, क्वेश्चन 4 में हमारे पास है 5 पार्ट्स। उन 5 पार्ट्स में हमें स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। पहले हमें उन स्टेटमेंट्स को यूज करके 2 इक्वेशंस बनाने हैं, फिर उन इक्वेशंस को हमें किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। जिसका मतलब है हम इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहले हम पढ़ लेते हैं 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas student B who takes food for 26 days has to pay 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. तो एक फिक्स्ड चार्ज है जो कि हमें देना ही पड़ेगा, और एक और चार्ज है जो सिर्फ लागू होता है जब आप खाना ले हॉस्टल से। तो अगर 2 दिन खाना लिया तो उन 2 दिन का चार्ज आपको देने पड़ेंगे, प्लस ये जो फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज तो मैंडेटरी है सबके लिए। अगर आप खाना लेते हैं तो जितने दिन खाना लिए उतने दिन का चार्ज हमें देना पड़ेगा अलॉन्ग विथ फिक्स चार्ज। तो ये हो गया, मैंने मतलब समझा दिया क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रोसीड कैसे करना है, वेरिएबल्स क्या लेने हैं। तो हम इसमें वेरिएबल्स क्या लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू x और
चार्ज फॉर फूड पर डे इक्वल्स टू वाई। तो फिक्स चार्ज जो मैंडेटरी है वो हमने x ले लिया है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे जो है वो हमने y ले लिया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो पहले स्टूडेंट ए ने 20 डेज लिया और 1000 रुपीज़ पे किया, तो मतलब उसे फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ा, प्लस 20 डेज का जो खाना लिया उसके साथ खाने का चार्ज इक्वल्स टू 1000 टोटल दिया उसने। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 26 डेज के लिए 1180 दिया, जिसका मतलब है फिक्स चार्ज दिया प्लस 26 डेज का खाना इक्वल्स टू 1180। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इसको हम पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि एलिमिनेशन मेथड ही सिंपल होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर 1 - 2 कर देते हैं तो x टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमें y टर्म्स मिल जाएगा। तो हम पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके 1 - 2 कर लेते हैं। माइनस करने के लिए साइन चेंज करना है, तो माइनस माइनस माइनस, तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया। 20 - 26x जो होता है -6x। तो यहाँ पे x प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, फिर हमें मिलता है 20y - 26y जो कि होता है -y इक्वल्स टू 1180 -1180 -1000 जो होता है -180। तो हमें मिल गया -y इक्वल्स टू -180 और y इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पे 6 होगा, सो 6y इक्वल्स टू 180, जिसका मतलब है y इक्वल्स टू 30। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हमने प्लस x माइनस x कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमें मिलता है -26y प्लस 20y, जिससे हमें मिलता है -6y इक्वल्स टू 1180 -1000 -180 आता है। फिर हमें y की वैल्यू मिलती है 30। अब जब हमें y की वैल्यू मिल गई है तो इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिले। तो वो इक्वेशन है x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000 और x प्लस 20 इंटू 30 इक्वल्स टू 1000 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000 -600 और x इक्वल्स टू 400। तो इससे हमें x की वैल्यू 400 मिल जाती है। लेकिन हमारा काम नहीं था x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना, काम नहीं था हमारा काम था फिक्स चार्ज फाइंड आउट करना और चार्ज ऑफ फूड पर डे फाइंड आउट करना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹400 and charge of food per day equals to ₹30। तो इसके साथ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 पे। पार्ट 2 हम पहले पढ़ लेते हैं। Part 2 है A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो मैंने आपको बताया था पहले वीडियोस में कि जब भी हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन टाइप्स के सम आए तो हमें क्या लेना है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या निकल के आ जाएगा, x/y। तो अब हम क्वेश्चन के हिसाब से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो करेंगे। तो क्या बोला है, न्यूमरेटर से 1 माइनस करने पे फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x - 1/y इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया पहला इक्वेशन। सेकेंड पार्ट क्या है, 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब अगर डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4। तो x/y प्लस 8 इक्वल्स टू 1/4। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम इनको सॉल्व करके देखेंगे कि क्या बनता है। पहले तो हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, 3 × x - 1 इक्वल्स टू y और 3x - 3 इक्वल्स टू y, 3x - y इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4x इक्वल्स टू y प्लस 8 और 4x - y इक्वल्स टू 8। ये हो गया फोर्थ। तो ये दोनों जो है हमारे सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, उन्हीं को यूज़ करके हम
सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि हम कौन सा अलजेब्राइक मेथड यूज़ करने वाले हैं। -y=8। तो अगर हम देखें इसमें तो देख सकते हैं कि जो y के कोएफिशिएंट्स है वो इक्वल हैं। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, 3 - 4 करेंगे तो हमें y कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम करते हैं 3 - 4। करने के लिए हमें साइन चेंज करना है। सो 3x - 4x आएगा -x, -y + y कैंसिल हो गया। -8 + 3 क्या आता है -5। देयरफॉर हमें x की वैल्यू आती है 5। तो जब हमें x की वैल्यू 5 आ गई है तो हम इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। तो हम इस इक्वेशन में डालेंगे ताकि हमें y की वैल्यू मिल जाए। तो सब्सटीट्यूटिंग x = 5 in 3, सो 3x - y = 3। सो 5 की वैल्यू अगर डालेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 15 - y = 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12। तो जब y की वैल्यू 12 है, x की वैल्यू 5 है, हमने निकाल ली है। लेकिन हमारा ये काम सिर्फ नहीं था, हमारा काम था फ्रैक्शन फाइंड आउट करना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल फ्रैक्शन जो है वो होगा x/y था, तो x/y नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे 5/12। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर जो कि क्वेश्चन में पूछा था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? तो अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। पहले तो हम लेंगे कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स को वेरिएबल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू x एंड यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हमने x और y ले लिया है। अब हमें देखना है कि क्या दिया है, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर, 1 मार्क फॉर रॉन्ग आंसर करके उसको 40 मिला। तो 3 इंटू नंबर ऑफ करेक्ट आंसर माइनस 1 इंटू नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 40 मिला। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। यहाँ पे मैंने माइनस का क्यों दिया, क्योंकि ये रॉन्ग है। तो जो भी करेक्ट करके उसको मार्क्स मिले उसमें से जो रॉन्ग है उनको माइनस करके इसको इतने मार्क्स मिले। अब 50 मार्क्स कैसे मिले थे उसको, अगर 2 मार्क्स डिडक्ट होते इनकरेक्ट के लिए और 4 मार्क्स अवॉर्ड होते करेक्ट के लिए। सो 4 मार्क्स इंटू करेक्ट माइनस 2 इंटू वाई जो कि रॉन्ग है, उसको करके उसको 50 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा यहाँ पे 2x - y = 25। तो ये हो गया इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन 1 और 3 को ऊपर नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। 3x - y = 40 जो है 1, 2x - y = 25 जो है 3। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके y की जो वेरिएबल है उसको हम कैंसिल कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो 1 - 3 करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू मिल जाए। साइन चेंज 3x - 2x x माइनस y प्लस y कैंसिल 40 - 25 जो होता है 15। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमें 15 मिल गई। अब हम इस x की वैल्यू को इसमें डालेंगे ताकि हमें वैल्यू मिल जाए। तो 2 इंटू 15 माइनस y इक्वल्स टू 25 और 30 माइनस y इक्वल्स टू 25 और y इक्वल्स टू 5। तो x की वैल्यू मिल गई 15 और y की वैल्यू मिल गई 5। तो हमें क्या है, ये हमारा काम नहीं था। हमारा काम था करेक्ट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स फाइंड आउट करना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। मतलब जो हमें करेक्ट आंसर्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर्स मिलेंगे उनको अगर हम ऐड अप कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट में मिल जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इक्वल्स टू x था तो 15। अब नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स 5। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
20, 15 + 5 करके 20। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फोर्थ। Places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम जो फाइंड आउट करना होता है जनरली उसी को हम वेरिएबल्स लेते हैं। तो पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इक्वल्स टू यू, स्पीड ऑफ सेकेंड कार इक्वल्स टू वी। ये हमने वेरिएबल्स लिख लिए हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स वाइल दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो फिजिक्स में आपने पढ़ा ही होगा, u माइनस वी होता है। सेम डायरेक्शन है अगर u माइनस वी होता है स्पीड। ये सारा किलोमीटर पर आवर्स में है। ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो u प्लस वी होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन इक्वल्स टू u प्लस वी। तो अभी हमें गिवन क्या है, इक्वेशन गिवन क्या है कि 100 किलोमीटर अपार्ट है तो 5 आवर्स के लिए क्या चाहिए, सेम डायरेक्शन में है तो 5 आवर्स है। तो हमें क्या लिखना है, 5 इंटू सेम डायरेक्शन क्या है ये u माइनस वी इक्वल्स टू 100, क्योंकि दोनों a और b दोनों 100 मीटर्स अपार्ट है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे u माइनस वी इक्वल्स टू 20। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, दे मीट इन 1 आवर इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर मतलब ये यूज करना है ऑपोजिट डायरेक्शन। ईच अदर मतलब ऐसे आ रहे हैं कार्स, मतलब ऑपोजिट, ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, दैट इज व्हाट इट्स ईच अदर, ट्रैवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर। सेम डायरेक्शन मतलब ये भी इस साइड जा रहा है और सेकंड कार जो है वो भी इस साइड जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन हो रहा है। ऑपोजिट के लिए हम क्या लेंगे, 1 आवर बोला है तो 1 इंटू यू माइनस वी इक्वल्स टू 100 और u माइनस वी इक्वल्स टू 100। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख लेंगे। u माइनस वी इक्वल्स टू 20, u माइनस वी इक्वल्स टू 100। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या होगा, सॉरी ये u प्लस वी है, ये वाला u प्लस वी हमने लिया था ना ऑपोजिट, तो u प्लस वी 100 है। तो यहाँ पे u माइनस वी 20 है तो u प्लस वी 100 है। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से हमारे पास v कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ u की वैल्यू बचेगी। तो 1 प्लस 2 करेंगे, u प्लस यू 2u माइनस वी प्लस वी कैंसिल हो गया, 120 u इक्वल्स टू 60। तो हमें फर्स्ट कार की स्पीड मिल गई है। अब जब u मिल गया है तो हमें किसी भी इक्वेशन में डाल के v लगा देंगे। तो हम इसमें डालते हैं सब्सटीट्यूटिंग u इक्वल्स टू 60 इन 2, इसमें लगाते हैं 60 प्लस v 100 होता है और v इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 40। तो u मिल गया 60, v मिल गया 40। अब हमें दोनों स्पीड की कार मिल गई है जो कि हम लिख लेंगे। देयरफॉर स्पीड ऑफ कार 1 इक्वल्स टू क्या था, u लिया था, u क्या मिला है 60, तो 60 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ कार 2 इक्वल्स टू v लिया था 40 किलोमीटर पर आवर। मेन इस क्वेश्चन में यही है कि सेम डायरेक्शन में u माइनस वी होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में u प्लस वी होता है। अगर आप ये दोनों याद रख सकते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं हम फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट पढ़ लेते हैं। The area of a rectangle get reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3. If we increase the length by 3 and breadth by 2, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. तो इसके लिए हम क्या लेंगे, रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस हैं उसको हम x और y लेंगे। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x and
ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू वाई। तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ हमने ले लिया है, तो एरिया हमें क्या है पता है, एरिया होता है x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो x इंटू वाई हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है कि 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा, लेंथ 5 यूनिट कम करें और ब्रेड्थ 3 यूनिट बढ़ा दे तो लेंथ हमें कम करना है 5 से और ब्रेड्थ हमें बढ़ाना है 3 से, तो हमारा एरिया रिड्यूस हो जाएगा 9 से। ये हो गया एक। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई कैंसिल हो गया। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 2 देखेंगे। उसमें क्या है, लेंथ को 3 से बढ़ाना है और ब्रेड्थ को 2 से बढ़ाना है, तो एरिया 67 से बढ़ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, x प्लस 3 y प्लस 2 एक्स वाई प्लस 67। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। कैंसिल हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके मैं सिखाती हूँ, क्योंकि ये इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बिकॉज ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बाद आता है, तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करके समझा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट्स ना हो। तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल्स टू 0। ये हमने लिख लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक समझाया था, x y 1। अब ये कवर करना है -5 और 3, फिर ये कवर कर देना है -6 माइनस 61। अब इसके बाद नहीं जा सकती क्योंकि ये इक्वेशन जो इक्वल्स 2 के बाद है, तो हम साइकिल करके यहाँ पे आएंगे 3 2, फिर -5 और 3। अब एरोज बना लेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, x डिवाइडेड बाई -5 माइनस 61 माइनस -6 इंटू 3 इक्वल्स टू y बाई -6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -61 इक्वल्स टू 1 बाई 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -5। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, x बाई, अब सिर्फ बस सॉल्व करना है। 323 इक्वल्स टू y बाई 171 इक्वल्स टू 1 बाई 19। अब हमें इसको इससे इक्वेट करना है और फिर इसको इससे इक्वेट करना है। इक्वेट करके देख लेते हैं। x बाई 323 इक्वल्स टू 1 बाई 19 और 19x इक्वल्स टू 323 और x इक्वल्स टू 17। x हमारे पास 17 आ गया। अब हम देखेंगे कि इसको इक्वेट करना है, y बाई 171 को इक्वेट करना है, इक्वल्स टू 1 बाई 19 और 19y इक्वल्स टू 171 और y इक्वल्स टू 9। तो यहाँ हमारे पास x इक्वल्स टू 17 और y इक्वल्स टू 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं होता, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। देयरफॉर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू 17 यूनिट्स, breadth of rectangle equals to 9 units। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.5 भी ख़त्म होता है। आज मैंने अपने व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर
अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। उसके चलते मैंने अभी सिर्फ अर्न करो के कुछ ही लिंक्स डाले हैं जिसमें से आप स्टेशनरी का सामान खरीद सकते हैं। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, कुछ नोटबुक्स, कुछ पेन्स और जो 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथ्स टेक्स्ट बुक है वो डाला है। उस लिंक्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे इनवाइट लिंक भी है, उस इनवाइट लिंक से अगर आप अर्न करो ज्वाइन करते हैं तो आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन में 30% डिस्काउंट मिलेगा। वो जो डिस्काउंट कैशबैक के हिसाब से मिलेगा वो आपके अर्न करो अकाउंट में जमा हो जाएगा, जिसको आप अपने बैंक में ट्रांसफ़र करके फिर आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप उन लिंक्स को यूज़ करके स्टेशनरी का सामान जो भी चाहिए खरीद सकते हैं। आपको कुछ और भी स्टेशनरी का सामान अगर आपको खरीदना है, जैसे कि कोई भी टाइप्स के बुक्स हो, नोटबुक्स हो, पेंसिल्स, इरेजर्स, आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकूं अगले वीडियोस में और आप खरीद सकें उस लिंक्स के और डिस्काउंट पा सकें। तो इसी के साथ मेरा ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।